जी, ठीक है। 8 से 9 बार हो रहा है। बच्चे में अगर सीवियर डिहाइड्रेशन के लक्षण आए हैं, अगर आपका बच्चा रोज आदा रहा है, खाना पीना अगर ठीक मतलब दूध अच्छे से नहीं ले रहा है, रोज आदा रहा है, या पानी वगैरह देने पे बहुत तेजी से वो पानी पी रहा है, या स्किन खींचने के बाद बहुत देर से नीचे की ओर जा रहा है, हाँ। तो ये सीवियर डिहाइड्रेशन का लक्षण है और आप तुरंत जो नजदीकी डॉक्टर हो उनके पास बच्चे को लेकर पहुंचे। ऐसा कुछ नहीं है कि ये दांत निकलने की वजह से हो रहा है। अगर सीवियर डिहाइड्रेशन का लक्षण है तो बिना इंतजार किए हुए तुरंत आप डॉक्टर के यहाँ जाएं। बिल्कुल रोहित जी, आप इस समस्या का समाधान आपके नजदीकी जो डॉक्टर हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ, उन तक आप पहुंच सकते हैं और प्राथमिक इलाज तो जरूर करवाएं। तो हम चर्चा लगातार कर रहे हैं और खासकर बच्चों पर फोकस हमारा इसलिए भी है कि बच्चे कह सकते हैं कि बच्चों के अंदर भगवान होते हैं और जवाब हमें लेना है धरती के भगवान से। डॉक्टर शील अवनीश हमारे साथ हैं, डॉक्टर वैभव हैं, डॉक्टर ऋचा है हमारे साथ मौजूद। डॉक्टर शील, लड़ने की बात हम कर रहे हैं, एक लड़ाई तो हम लड़ ही रहे हैं, कुछ लोगों ने लड़ लिया, कुछ लोग अब हमारे बीच नहीं है और कुछ लोग अभी भी लगे हुए हैं कि तुम्हें हराएंगे कोरोना। इस बीच में बच्चों वाली जो हवा है उसके बारे में कहा जा रहा है कि अक्टूबर से शुरू हो जाएगी जो 3rd फेज की लड़ाई होगी, और बच्चे जिनके अंदर भगवान ने इम्यून दिया है, तो उस शक्ति, क्या ये कोरोना वाली शक्ति के सामने कैसे लड़ेगी और कैसे बच पाएगी? देखिए विवेक जी, सही कह रहे हैं आप। ये अभी मैं एक सवाल का आपका जो अभी रोहित बच्चे जिन्होंने अपने बच्चे 7 माह के बच्चे का सवाल किया था, उसके मैं ये चाहूंगा कि एक बार उसके बच्चे का कोरोना का टेस्ट भी करा लें कि इस बार जो कोरोना का वेव है, हो सकता है घर में परिवार में किसी को कोरोना का संक्रमण रहा हो, तो कोरोना का टेस्ट एक कोविड का बच्चा का करा लें। हो सकता है कोविड के, क्योंकि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स, जीआई सिम्टम्स, डायरिया इस बार वो भी एक कॉमन सिम्टम है जो देखा जा रहा है। तो बच्चे का एक करा के रूल आउट कर सकते हैं। बाकी जैसे डॉक्टर ऋचा ने बताया, इलाज तो वैसे ही करना है और बच्चे को थोड़ा हम, क्योंकि उसको क्वारंटाइन तो कर नहीं सकते, बच्चे के साथ माता जी अगर कोविड होता भी है तो थोड़ा हमको प्रिकॉशन रखना है। ये तो विवेक जी उनका जवाब हो गया। अब जो आप कह रहे हैं कि अब जो 3rd वेव की चर्चा है जिसको लेके हम डरे हुए हैं, तो एक चीज ये है कि हाँ, ये अब भविष्य में क्या होगा हम नहीं जानते, बट तैयारी इस बार हमें पूरी करके रखनी है कि इस बार जिस तरह से 2nd वेव में हम थोड़ा परास्त जरूर हुए, क्योंकि हम तैयार नहीं थे, चाहे वो ऑक्सीजन के लेके हो, चाहे रेमडेसिविर को लेके हो, चाहे वैक्सीनेशन को लेके हो। तो थोड़ा एक भय का माहौल बन गया था जिससे लोग काफी आतंकित हुए। लोग मतलब हमेशा न्यूज और मीडिया में हमेशा इस बात को दिखाया भी गया और लोग इससे काफी पैनिक हो गए। तो तैयारी हमें इस बार करके रखनी है। तैयारी में यह है कि वैक्सीनेशन, सबसे अच्छी बात है नीति आयोग और वर्ल्ड ओवर अब बच्चों के वैक्सीनेशन के बारे में बात आ रही, जैसे फाइजर की सिंगापुर या बाकी जगह में देख लें कि वैक्सीनेशन जो बायोएनटेक है उसको 12 से 15 साल के एज ग्रुप वालों में शुरू करा दिया गया है, इवन यूएस में भी। तो इसी प्रकार नीति आयोग ने इंडिया में भी हमारा जो कोवैक्स है उसको भी हमने फेज 2 ट्रायल और फेज 3 ट्रायल के लिए डाल दिया है। तो इससे हमें उम्मीद है कि हम जल्द ही इसमें अगर बच्चों की वैक्सीनेशन शुरू करा देंगे तो इससे फायदा जरूर हमें, इनकी इम्यूनिटी हम मान के चलते हैं कि हमारी अपेक्षा उनकी इम्यूनिटी बेटर है। बट यह है कि अगर उनको जैसे बाकी वैक्सीन पड़ते हैं इसी प्रकार अगर कोविड का वैक्सीन पड़ जाता है तो उनमें भी इंटेंसिटी बीमारी की कम होगी। मगर ये जो प्रिकॉशन वाला चीज है, हमें बच्चे को अपने साथ इस बात की सजगता मेंटेन करके रखनी है कि अगर हमें 3rd फेज या 3rd वेव के बारे में बताया गया तो हो सकता है कि ये वेव आए और इसको हम सावधानी पूर्वक निकाल लें। तो इसके लिए अस्पताल के वाइज, पब्लिक के वाइज सबको हमको थोड़ा एक अलर्ट रहना है। पिछली बार की तरह जैसे हम मार्केट में घूमना, बच्चे को लेके निकल जाना, इस सब चीज को हमें आगे भी ध्यान रखना है कि ये गलतियां नहीं करनी। बिल्कुल, ताजा तरकारी खाने के शौकीन ये गलतियां हमें दोहराएंगे तो हमें, जो ताजा तरकारी खाना चाहते हैं, कल इस पर हमने प्रोग्राम चलाया, उन्हें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है कि आप अपने साथ सब्जियां नहीं बल्कि झोले में कोरोना भी लेकर जा सकते हैं, इसलिए जरा सतर्क रहिएगा। हाजीपुर से ओपी सिंह है। ओपी सिंह जी अपना सवाल पूछिए। ओपी सिंह जी सवाल पूछिए। कॉलर है हमारे साथ हाजीपुर से ओपी सिंह। चलिए, डिस्कनेक्ट हो गया है फोन, लेकिन हम कोशिश करेंगे उनकी बातचीत हो जाए, अपना सवाल पूछा है। बच्चों की चिंता हमें इसलिए भी ज्यादा हो रही है क्योंकि अब जो रिहर्सल कह सकते हैं कि इसके पहले हमने कई रिहर्सल किए हैं, खासकर ऑक्सीजन को लेकर डॉक्टर शील कह रहे थे कि इस बार तो चलिए 2nd वेव में हमने ऑक्सीजन का इंतजाम कर लिया और हमें यह भी पता चल गया कि क्या स्तर है हमारे लड़ने का और कोरोना का स्तर क्या है हमें नीचे झुकाने का। लेकिन इस बात भी हम लड़ रहे हैं, लगातार लड़ते जा रहे हैं, लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है, समाधान निकालने की जरूरत है। और ऐसे में जब बच्चों की बात आती है तो हर एक माँ बाप, चाहे वो डॉक्टर के बच्चे हों या फिर किसी के भी बच्चे हों, सभी लोग डरते हैं क्योंकि डॉक्टरों के ऊपर तो ज्यादा जिम्मेदारी है कि वो घर लेकर क्या जा रहे हैं,
वो भी बहुत साफ सुथरी अवस्था में रहते हैं, जागरूक रहते हैं। तो एक सवाल तो बनता है यहाँ पर वैभव आपसे कि जो बच्चे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसा कि अभी एक दांत निकलने वाली प्रॉब्लम आई, माँ बाप को समझ में नहीं आ रहा है और उन्हें रिसेंट्री हो रही है। इस पर शील जी ने एक अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि एक कम से कम एंटीजन तो करवा ही लिए, कोविड टेस्ट करवा लीजिए ताकि समाधान निकल पाए। कहीं उस गति से कहीं थर्ड फेज की जो आहट है कहीं उस बच्चे के साथ न शुरू हो, इससे भी हमें बचना है। तो इस तरीके के प्रिकॉशन जो छोटे छोटे हैं वो किस तरीके से रखे जाएं खासकर? देखिए विवेक जी, जो शुरू से एक प्रोटोकॉल चला आ रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग और सैनिटाइजेशन, ये 3 एकदम परफेक्ट प्रोटोकॉल है इस कोविड दौरान, इस कोविड एरा में, जिसे हम कहते हैं। और इसे मेंटेन करना सबसे जरूरी है, प्राइमरी है। अक्सर ये लोग भूल जाते हैं कि अभी कोविड का पीक है, अब कोविड खत्म हो गया, तो अब वैक्सीन लगा लिए तो हमें अब कोविड नहीं होगा, या हम ऐसी धारणाएं, जो गलत धारणाएं हैं, इससे बच के रहना है। बेसिकली हमारे जितने भी वैक्सीनेशंस हैं, वैक्सीन्स हैं, वो कोविड बीमारी को मार नहीं रहे हैं, उसके होने वाले असर को कम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो प्राइमरी चीज ऐसा है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग और सैनिटाइजेशन इन द सेंस कि सिर्फ हाथ को मलने से सैनिटाइजेशन नहीं होगा, आप अपने घर के अंदर सैनिटाइजेशन रखें, बाहर से लाने वाली चीजों पे ध्यान दें। और जैसे जो अभी जो थर्ड वेव के लिए बोला जा रहा है, जिसमें बच्चे ज्यादा अफेक्टेड होंगे, तो बच्चों को खुद पता नहीं रहेगा कि उन्हें कैसे अपने आप को बचाना है। तो उसकी जिम्मेदारी माँ बाप की होगी कि माँ बाप किस तरीके से करते हैं। और जो डॉक्टर ऋचा ने भी कहा, अच्छी बात कही उन्होंने, कि जो देखेंगे बच्चे सीखेंगे, इसलिए जरा वही दिखाइए जो बच्चे आसानी से सीख पाए। अगर आप हाथ धोएंगे तो बच्चे भी धोएंगे, मास्क लगाएंगे बच्चे भी मास्क लगाएंगे, और बच्चों को भी जरा कहिए कि 2 गज की दूरी कितनी जरूरी है। हालांकि गज समझ में नहीं आएगा लेकिन जरूरी है। हाँ, और चलिए एक सीधी तस्वीर से हम जोड़ना चाहेंगे। रजनीश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रजनीश, डॉक्टर प्रभात का पार्थिव शरीर जो है वो अब पटना पहुंचा है, उनकी तस्वीरें हमें रजनीश के द्वारा हम देख पाएंगे। और रजनीश, क्या खबर है, अपडेट बताइए जरा। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लोगों ने जैसे ही खबर सुनी कि डॉक्टर प्रभात इस दुनिया में नहीं है, सभी की आंखें नम हो गई। पूरे बिहार में शोक की लहर दौड़ गई, आम से लेकर खास तक लगातार परेशान दिखे। और जैसे ही पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पर पहुंचा है, देख सकते हैं डॉक्टर से लेकर जो नेता हैं, विधायक हैं, तमाम लोग यहाँ पहुंचे हैं। इस वक्त हम कांग्रेस नेता देख सकते हैं, अखिलेश सिंह भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, विधायक हैं, आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, आईएमए की पूरी टीम है। पटना एयरपोर्ट पर अभी चंद मिनट पहले यहाँ से पार्थिव शरीर अभी बड़का गांव सिवान के लिए रवाना हुआ है। और देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर डॉक्टर यहाँ पहुंचे थे, परिवार वाले भी थे, सभी की आंखें नम थी। हम सीधे अखिलेश प्रसाद सिंह से बात करेंगे। सर, क्या कहें, कितनी बड़ी क्षति है बिहार में? नहीं, देखिए, ये ऐसी क्षति है जिसको पूरा नहीं किया जा सकता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में इतना बड़ा हार्ट का कोई डॉक्टर नहीं था, और मानवीय गुणों से भरपूर, गरीबों की सेवा। हम तो यहाँ हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं बिहार में, और स्टूडेंट लाइफ से डॉक्टर प्रभात को मैं जानता था। कभी भी कोई भी 1 बजे 2 बजे रात को भी फोन करिए, फोन उठाना और लोगों की सेवा करना, मानवीय धर्म का पालन करना, यही उनकी जिंदगी थी। बिल्कुल, यही उनकी जिंदगी थी। हमेशा कमी खलेगी। आपको नहीं लग रहा है कि कोरोना ने लगातार डॉक्टर को छीनने की कोशिश की है और इस बार प्रभात जी भी नहीं रहे? नहीं, ये अपूरणीय क्षति है। इस क्षति को पूरा करना शायद बहुत मुश्किल काम है। चलिए, पीएमसीएच के अधीक्षक हैं डॉक्टर आईएस ठाकुर, उनसे ही बात कर लेते हैं। सर, क्या कहेंगे, अभी इतनी बड़ी घटना जो डॉक्टरों के लिए, क्या पूरे बिहार के लिए एक तरह से कहिए? ये सबसे पहले तो बता दें कि इस तरह का इंसान शायद जिंदगी में कभी कभी पैदा होता है। इतना मृदुल भाषी जब भी हुआ, और हमको तो पर्सनल लॉस है। हमारी बेटी भी वहाँ काम करती थी एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट मगध मेडिका में। पर्सनल संबंध ऐसा था कि कभी भी रात बिरात जब भी जरूरत होता था, अपना या किसी का भी, तो खाली फोन कर देने पर जो है सो सब कुछ हो जाता था। यही खासियत थी। हम आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सहजानंद सिंह, उनसे भी बात कराएंगे। अजय कुमार है। अजय कुमार, आपने रात में ही कहा था कि हम हारेंगे नहीं, हम कोरोना से लड़ेंगे। क्या लग रहा है, एक मनोबल जो है वो कमजोर तो नहीं हो रहा?
देखिए, ये त्याग जो होता है ना, वो मनोबल को तोड़ता नहीं है। उनकी जो कुर्बानी है कि इतने अच्छे डॉक्टर इतना काम कर रहे थे, भगवान को प्यारे हो गए, तो ये हम लोगों को है कि भगवान की अगर इच्छा होगी तो जितने लोगों को लेना है लेंगे, लेकिन हम अगर नहीं करेंगे तो पूरा ये समाज, पूरा ये देश, पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। हमारे ऊपर जो जिम्मेवारी आई है उसको हम लोग जरूर पूरा करेंगे। जिम्मेवारी निर्वहन कीजिए, हम भी यही उम्मीद करते हैं। एक बड़ा लॉस बिहार के लिए, जिसने एंजियोप्लास्टी को यहाँ बिहार में लाया, पूरे देश के लिए अपूरणीय क्षति है। इस क्षति की भरपाई करना असंभव है। जी, आईएमए से कैसा ताल्लुकात था? लोग बता रहे हैं कि आम से लेकर खास तक के लिए सुलभ थे। सभी लोगों के लिए सुलभ थे, चाहे वो आईएमए हो, चाहे मेडिकल स्टूडेंट हो, चाहे आम पब्लिक हो। बिल्कुल रजनीश, हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, लोगों की जो भावनाएं हैं वो इस बात पर आके टिकती हैं और सभी लोग यही कह रहे हैं कि ऐसा डॉक्टर हमने नहीं देखा।